कि जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है वो कैसे एक्ट करता है, ठीक है। और हमने इसमें ये देखा था कि हाइपोथैलेमस से फैक्टर रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से जो फैक्टर रिलीज होता है वो है GRF। ये तो खैर ACTH के बारे में है। कल हमने जो है वो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। GnRH भी कहते हैं इसको और GRH भी कहते हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। और इसको रिलीज करवाने के लिए भी हाइपोथैलेमस की कमांड चाहिए होती है, जो कि लास्ट टाइम बात रह गई थी। आप पिछले लेक्चर्स की बेस पर इसको जो है वो रिव्यू कर सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से आपको क्या चाहिए। हाइपोथैलेमस से आपको चाहिए होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर GRF। अगर ये हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, GRH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो GRF है ये आएगा हाइपोथैलेमस से। कब आएगा? जब किन हार्मोन्स की तादाद कम हो जाएगी, याद रखिए, जब इन दो हार्मोन्स की अमाउंट बॉडी में कम हो जाती है तो फिर GRF रिलीज होते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन, इसको भी हाइपोथैलेमस और ब्रेन गैस करेगा कि जो टेस्टोस्टेरॉन है उसकी अमाउंट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। उसके अकॉर्डिंगली हाइपोथैलेमस कमांड देगा पिट्यूटरी को कि वो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करे। और दूसरी चीज़ जो है वो दूसरा जो हार्मोन है जिसके रिड्यूस होने के चांसेस हैं वो है एस्ट्रोजन, ठीक है, जो फीमेल्स में होता है। अब इसमें जो है वो ये भी ब्रेन और हाइपोथैलेमस ने ही डिटेक्ट करना है कि एस्ट्रोजन की किस एज में कितनी ज़रूरत है, और उस लिहाज से टेस्टोस्टेरॉन का भी यही मामला है, एज वाइज है, ठीक है। हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो एज वाइज जो है वो इन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स जो हैं इनकी अमाउंट को डील करता है। अगर टेस्टोस्टेरॉन कम हो गया है तो GRF जो है वो हाइपोथैलेमस को कमांड करेगा, वो GRH रिलीज करेगा, और GRH जो है वो दो हार्मोन्स रिलीज करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में और मेल्स में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब ये जो चंद एक बातें हैं ना, ये अब हम देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद हो तो हम लोगों ने ये जो हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी के जो हार्मोन हमने पढ़े हैं, कौन से? FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो दो हमने पढ़े, ये हमने सिर्फ फीमेल्स के रेफरेंस से पढ़े थे। अब हमने इसको मेल के रेफरेंस से पढ़ना है कि ये मेल्स में दोनों हार्मोन एक्ट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को जो है वो तो फ्रॉम द डायग्राम इसको जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वंस अगेन हाइपोथैलेमस ड्रॉ करते हैं, पिट्यूटरी। बेटा आप लोगों को यहाँ तक पिछला लेक्चर याद होना चाहिए। मैं अब जो है वो इसी तरह स्पीड पे रिवाइज कर दिया करूँगा, और अगर दरमियान में कल का टेस्ट ना आया होता तो मैंने ये भी रिवाइज नहीं करना था, तो इसलिए जो है वो ये अब आप लोगों को याद रखने की चीज़ें। मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर आना है हाइपोथैलेमस से, और ये कहाँ से फील करेगा कि जो है वो हार्मोन की तादाद कम हो गई है, हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो गई है? ब्लड से। ब्लड से हाइपोथैलेमस को कमांड मिलेगी, हाइपोथैलेमस जो है वो कमांड देगा एंटीरियर लोब को, और एंटीरियर लोब ने उसके बाद जो हार्मोन रिलीज करना है दैट इज नोन एज गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो है आपको पता है दो तरह के हैं, दोनों हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है। दो तरह के हैं, एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा LH था फीमेल्स में, और मेल्स में उसी LH को आप क्या कहते हैं? ICSH, ठीक है। ICSH जो है इसकी एब्रीविएशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। इसकी एब्रीविएशन है इंटरस्टिशियल, ये लिखी हुई है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये इंटरस्टिशियल सेल कहाँ पर होते हैं, अब हमने ये डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जरा एक दफा यहाँ पे देखें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको टारगेट कर रहा था? एग को। मैंने आपको कहा था कि एग का स्टेम सेल किस फॉर्म में होता है? फॉलिकल की फॉर्म में होता है, ठीक है। एग का स्टेम सेल फॉलिकल की फॉर्म में होता है। ये पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो पिछला लेक्चर जो है वो आप जाकर सुन लीजिएगा प्लीज, ताकि आप लोगों को ये बातें रिमाइंड हो जाए, ठीक है। एग का जो स्टेम सेल होता है, एग का जो इमेच्योर सेल होता है वो फॉलिकल की फॉर्म में होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH जाके किसको एक्ट कर रहा है? एग को। अब एग के अगेंस्ट मेल्स के पास क्या होता है? एग के अगेंस्ट मेल्स के पास होता है स्पर्म।
है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में एग को एक्टिवेट कर रहा है तो मेल्स में ये स्पर्म की प्रोडक्शन को एक्टिवेट करेगा, FSH, ठीक है। सो और इस तरीके से अगर आप देखते हैं ये जो LH है, LH ये किस पे एक्ट कर रहा है? हमने कहा था LH एक तो ओव्यूलेशन पे एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर ये जगह आप देखिए गौर से, इस जगह को देखिए। हमने कहा था एक तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन में एक्ट करता है, दूसरा ये एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी करवाता है, ठीक है। यानी कि अब आप LH के बारे में ये देख सकते हैं कि LH का काम अगर फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाना है तो एस्ट्रोजन के ऑपोजिट मेल्स में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो LH क्या प्रोड्यूस करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हॉर्मोन्स की नेचर सेम है। FSH का काम जर्म सेल्स के साथ है। जर्म सेल्स कौन से हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी एग और स्पर्म। FSH का काम, ये मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट की जो यहाँ बोर्ड पर भी बना देता हूं, मैंने अभी आप लोगों से क्या जिक्र किया कि FSH जो है उसका काम मेल हो या फीमेल, उसका काम जो है वो जर्म सेल्स के साथ है, यानी स्पर्म और एग के साथ, ठीक है। जर्म सेल्स मीन स्पर्म्स और एग। और जो LH है उसका काम जो है वो हार्मोन्स के साथ है, और वो भी कौन से हार्मोन? जो मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं, यानी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो अब आप लोगों ने ये की नहीं भूलनी, ये बड़ा आसान तरीका है इन दोनों हार्मोन्स को याद करने का, वरना बच्चे FSH का फंक्शन LH के साथ और LH का फंक्शन FSH के साथ मिक्स कर देते। सिर्फ एक बात यहां पर याद रखने की है बेटा, और वो ये है कि जो LH है वही मेल्स में ICSH कहलाता है, बस फंक्शन सेम है। मेल्स में वही ICH कहलाता है। तो अब आ जाइए ICSH। अब आइए यहाँ पर जो है वो फंक्शंस हम जो है वो पढ़ते हैं। आप लोग ये बात जो है वो सबको पता है कि जो मेल्स हैं उनमें जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो एक ऑर्गन में होती है जिनको हम कहते हैं टेस्टिस, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस, जिस तरह पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक दैट पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो मेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, यानी कि इसको ट्रांसवर्स सेक्शन इसका या क्रॉस सेक्शन देखें, तो हमें ये पता लगता है कि जो एक टेस्टिस होता है ये तो उसकी हो गई मेन डक्ट। इस मेन डक्ट को हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, सॉरी एक मिनट, एपिडिडाइमिस, इसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने किसी हद तक 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। दीज आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये इनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्यों कहते हैं बेटा? याद रखिए, हमारे जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है मेल्स में, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यानी स्पर्म, वो इनके अंदर बनना होता है। स्पर्म की प्रोडक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, ठीक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके अंदर जो हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स और स्पर्म। अब यहाँ पर अब मुझे बताइए, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से इस बात का पता है कि यहाँ पर किस हार्मोन का एक्ट करना बनता है बेटा? यहाँ पर जिस हार्मोन का एक्ट करना बनता है वो वही हार्मोन है जो फीमेल में एग प्रोड्यूस करवाता था। कौन सा? जी बेटा, कौन सा हार्मोन? अभी तो बताया। बेटा मैसेज लिखने में बहुत देर लगती है, आप लोग माइक ऑन करके आंसर कर दिया करें। कौन सा हार्मोन है जो फीमेल्स में एग प्रोड्यूस करवा रहा है? वही हार्मोन मेल्स में स्पर्म प्रोड्यूस करवाएगा। दो हार्मोन आपके सामने हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एक FSH और एक ICSH। इनमें से कौन सा है जो स्पर्म को मेच्योर करवाएगा? जी जल्दी से। अभी थोड़ी देर पहले सारा ओवरव्यू दिया मैंने, आप लोगों की इतनी भी तवज्जो नहीं है। ICH ने टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवानी है बेटा। ICH इज वर्किंग जस्ट लाइक LH, और LH जो है
वो फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवा रहा था। तो एस्ट्रोजन के अगेंस्ट क्या काम हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन। तो अगर उधर LH वर्किंग कर रहा है तो यहाँ ICSH जो है वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाएगा। अगर उधर LH एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवा रहा है, यहाँ ICSH टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाएगा। FSH वो हार्मोन है जो मेल्स में स्पर्म की डेवलपमेंट करवाएगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो इनमें जो एक्ट करना है जिस हार्मोन ने वो FSH है। मैं अभी आप लोगों को, बल्कि ये सामने की भी लिखी हुई है, मैंने आपको की बना कर दी थी कि अब जरा होश से पढ़ें आप लोग। अभी मैंने ये बात रिपीट की, आप लोग भूल भी गए हैं। FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम ही जर्म सेल्स के साथ है। यानी स्पर्म प्रोड्यूस करवाना है तो FSH होगा, एग प्रोड्यूस करवाना है तो FSH होगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरे कौन से सेल्स हैं? देखें अभी ये हमने कौन सा, किस हार्मोन का नाम लिखा है? ICSH। और इसकी मैंने आपको एब्रीविएशन अभी पिछले बोर्ड पे बताई, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका मतलब यहां पर अब आप देखिए 4 वर्ड लिखे हुए हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन का तो हमें पता है ये वो हार्मोन है जो स्टिमुलेट करेगा। इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से हैं? अब जरा आइए, ये जो है वो बात कॉन्सेप्ट वाली है। देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके दरमियान में कुछ मखसूस सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये देखिएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में और इर्द गिर्द खास किस्म के सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इनके दरमियान में, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। इंटरस्टिशियल सेल्स, इनका काम है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। और अभी हमने क्या कहा कि जो ICSH है हमारी की के मुताबिक, LH या ICSH, इनका काम क्या है? इनका काम है हार्मोन्स की प्रोडक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरस्टिशियल सेल्स पे कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा और इनसे क्या प्रोड्यूस करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जब प्रोड्यूस होंगे तो फिर मेल और फीमेल बॉडी में जो कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होंगे। देखिए एक बात मेरी याद रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो होते हैं ना, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इनका काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ, ठीक है। आप लोगों को जो है वो मैं अब यहीं पे एक बात बता दूं, आगे भी आ रही है वो बात, इसलिए यहाँ पर ही ये बात जो है वो एक्सप्लेन करना जो है वो इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए हर ह्यूमन में जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं फिनोटिपिक, सेक्सुअल फिनोटाइप। सेक्सुअल फिनोटाइप से क्या मतलब है कि ये वो फिनोटाइप्स हैं जो उन जीन्स से बन रही हैं जिनका काम है जेंडर मुतय्यन करना। फीमेल्स में कौन से जीन्स हैं, कौन से क्रोमोसोम हैं जो मुतय्यन करते हैं जेंडर को, XX, और मेल्स में कौन से हैं, XY। इन दोनों का काम सेक्सुअल फिनोटाइप्स के साथ है। मतलब वो कैरेक्टर्स जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सेक्सुअल फिनोटाइप्स में एक तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका काम प्राइमरी होता है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं कि मेल्स में टेस्टिस का मौजूद होना और फीमेल्स में ओवरीज का मौजूद होना, इनको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, मतलब इनकी बेस पर जो जेंडर है वो डिफाइन होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कौन से हैं? जैसे मेल्स में बियर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से आवाज का, वॉइस, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आवाज का डिफरेंस मेल्स और फीमेल्स में। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस मेल्स और फीमेल्स में किसकी वजह से आता है बेटा? हार्मोन्स की वजह से। बात को मैं यहां पर जो है वो थोड़ा मुख्तसर करता हूं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका काम क्या होता है? बॉडी को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देना हार्मोन्स का काम होता है। मतलब मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हमारी बॉडी को ओवरऑल कंट्रोल करते हैं। कहने से मुराद क्या है कि अगर एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, अगर एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो हड्डियों की बीमारियां हो जाती हैं। अब अभी हमने क्या पढ़ा है? टेस्टोस्टेरोन का काम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ है, तो फिर इसका हड्डियों से क्या ताल्लुक है बेटा? याद रखिए, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये हमारी बॉडी के वो दो हार्मोन्स हैं जिन्होंने बाकी सबको कंट्रोल किया हुआ है।
बाकी जितने हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं नॉर्मल अगर हो रहे हैं तो वो इन दो वाइटल मेल और फीमेल हार्मोन की वजह से हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी को ओवरऑल कंट्रोल इन दो हार्मोन्स ने किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी के जितने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, इन्हीं दो हार्मोन्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो अब आइए बात खत्म करते हैं कि ये जो दो हार्मोन्स हैं, यानी अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, क्या कहते हैं, अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन है, इन दोनों की प्रोडक्शन अल्टीमेटली किसके हाथ में है? जी मुझे ये बताइए, अल्टीमेटली इनकी प्रोडक्शन किसके हाथ में है? टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन किसके हाथ में है, किसके कंट्रोल में है? जी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो गया है? नहीं, रॉन्ग आंसर। और जल्दी ट्राई करें, कोई और। कोई नहीं बता। ये जितने पिट्यूटरी, जी सिंपल सा आंसर है, इतनी देर लगाने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा आंसर है बेटा। एंटीरियर पिट्यूटरी किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के। तो इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के कंट्रोल में है, लेकिन अगर आप हाइपोथैलेमस का नाम ले देंगे वो भी ठीक है। हाइपोथैलेमस कह दें तो वो आप अल्टीमेटली कंट्रोल बता रहे हैं उसका, कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन दोनों की प्रोडक्शन किसके हाथ में है? हाइपोथैलेमस के हाथ में। लेकिन आप उसको एंटीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं। वाई? अगर आपको, अच्छा अगर आपको एमसीक्यू आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एमसीक्यू आता है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन किसके हाथ में है, और उस एमसीक्यू में हाइपोथैलेमस भी गिवन होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी भी गिवन होता है, तो यू विल गो फॉर हाइपोथैलेमस, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास है। कितना मुश्किल है यार, क्या हो गया? इजी हो के आंसर करें। मुझे ये खुशी है कि उसने आंसर की कोशिश की है, बेशक कोई बात नहीं, रॉन्ग है तो क्या हुआ, ये कम से कम जहन में तो आ जाएगा ना कि ये चीज नहीं है, कम से कम जो मैंने आंसर किया है वो नहीं है कम से कम। इसका मतलब ये है कि अब एक चीज तो वो तो होता है ना, कई फैक्टर सामने, उनमें से एक चीज कैंसिल हो गई, बस ठीक है, वो आंसर कैंसिल हो गया, तो कम से कम ट्राई तो करें, इतनी को मुश्किल बात थी। सो अब इसमें जो है वो यहाँ पर मुख्तसर सी बातें जो हैं वो हमारे सामने हैं। और एक्चुअली ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला सर्किट है ना, जिसमें हमने दो तरह के गोनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीज कराए हैं, एफएसएच और एलएच या आईसीएसएच। ये थोड़ा सा इस लिहाज से डिफिकल्ट है कि पहले आप एफएसएच का फंक्शन समझते हैं, जब आप एफएसएच का फंक्शन समझ चुके होते हैं फिर आप एलएच का फंक्शन समझते हैं, और जब आप एलएच समझते हैं तो आपको एफएसएच भूल चुका होता है। ये मैं समझता हूं, मतलब मैं ये आप लोगों को खुद ही बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ आता है। तो बेटा इसलिए आपको ये की दी है मैंने, कि ये वाली की आपने याद रखनी है। एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जर्म सेल्स को कंट्रोल करता है। एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन से हार्मोन्स? टेस्टो और एस्ट्रोजन। तो ये मुख्तसर सी बात थी, और इसमें जो है वो कोई ऐसी हैरानी और परेशानी की बात नहीं है जो आप लोग इतने इतने देर लगा रहे हैं आंसर करने में, ठीक है। अब आइए आखिरी बात पिट्यूटरी के हवाले से कर लेते हैं, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी खत्म हो गया, बाकी सारे आसान है। बेटा याद रखिए, हमारे जो बॉडी के अंदर जो फीडबैक मैकेनिज्म है, अब उस पर गौर करें। मैं आप लोगों को बार बार इस बात का हवाला देता रहा हूं
बार बार कि हाइपोथैलेमस ने ब्लड में से हार्मोन्स की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करना है। जब हाइपोथैलेमस ब्लड में से हार्मोन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करेगा, तो अगर वो ज्यादा होगी तो उसको कम किया जाएगा, और अगर वो कम होगी तो उसको ज्यादा किया जाएगा। ये कौन सा फिनोमेना है? इस फिनोमेना को क्या नाम देंगे आप? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इसका आंसर है। यानी अगर हाइपोथैलेमस को फील होता है कि हार्मोन ज्यादा है, कोई भी, चाहे वो थायरॉक्सिन है, मैं सिर्फ उन दो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन की बात नहीं कर रहा, अभी फ्रेशली तो हमने वही पढ़े हैं, लेकिन एंटीरियर के जितने हार्मोन है वो देखें ना आप। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है उसको रोका जाएगा। रोका किस तरह जाएगा? जो रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से आ रहा था उसको रोक दिया जाएगा। थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन का रिलीजिंग फैक्टर आ रहा था हाइपोथैलेमस से, उसको रोक दिया जाएगा। एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो स्टेरॉइड रिलीज करवाता है एड्रिनल से, उसको भी कौन कंट्रोल करवा रहा है? हाइपोथैलेमस। कैसे? हाइपोथैलेमस डिटेक्ट्स द अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड इन द ब्लड। अगर कम है तो ज्यादा करवाया जाएगा, ज्यादा है तो कम करवाया जाएगा। ये भी कौन कंट्रोल करवा रहा है? हाइपोथैलेमस। और अभी आपने जो दोनों हार्मोन पढ़े उसका भी आपने देखा। तो इसका क्या मतलब हुआ? जस्ट कंसिडर दिस लूप। ये लूप आपको बता रहा है कि नेगेटिव फीडबैक क्या होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको नेगेटिव फीडबैक याद हो जाती है ग्लैंड की, तो फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता। अगर ग्लैंड्स की नेगेटिव फीडबैक आप याद कर लेते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी की नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ने इजाफा भी करवाना है और कमी भी करवानी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बात है जो अभी तक हमारे समझ में आई। अब आइए, बहुत ही इजी हार्मोन्स हैं जो कि अब बहुत ही इजी हार्मोन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अब हमने जो है वो नेक्स्ट पार्ट शुरू करना है इसका। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करना है हमने, और वो है मीडियन लोब। मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी, मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, ये एक ऐसा छोटा सा हिस्सा है जिसका हार्मोन आपकी बुक के मुताबिक जो है वो एक ही बताया गया। सॉरी, ये पोस्ट मीडियन लोब। ठीक है, मीडियन लोब, इसका आपकी बुक के मुताबिक जो हार्मोन है वो एक ही बताया गया है। ठीक है, और वो हार्मोन कौन सा है वो जानने से पहले बेटा यहाँ पर हम जो है वो देखते हैं कि हमारी स्किन जो है ना, उसमें कई तरह के सेल होते हैं। स्किन इज एन ऑर्गन। ठीक है, एक ऑर्गन के तौर पर स्किन फंक्शन करती है, और अगर ऑर्गन के तौर पर स्किन फंक्शन करती है तो इसमें कई तरह की चीजें होती हैं। स्किन हैज स्पेशल सेल्स विच प्रोटेक्ट्स अस, प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम यूवी रेज। आप इसको यूवी कह लें, आप इसको हार्मफुल लाइट इंटेंसिटी कह लें। ठीक है, कुछ भी कह लें, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं स्किन में। और वो कौन से सेल्स होते हैं ये जरा देखिएगा। वो सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मिलानोसाइट्स। ये सेल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं मिलानोसाइट्स। ये मिलानोसाइट्स का नाम मिलानोसाइट्स क्यों रखा गया? ये एक अदद पिगमेंट रिलीज करते हैं। ये हार्मोन नहीं होता बेटा, ये आपको अक्सर औकात कोई अगर आपसे ये कहता है तो ये गलत बात है। ये मिलानोसाइट एक पिगमेंट रिलीज करते हैं जिस पिगमेंट को कहा जाता है मेलानिन। मेलानिन मेलानिन पिगमेंट रिलीज करते हैं। मेलानिन पिगमेंट का क्या काम होता है? मेलानिन पिगमेंट और बहुत से काम करने के साथ साथ हमारी स्किन को डार्कनिंग की तरफ लेकर जाता है। स्किन को डार्कनिंग की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो मिलानोसाइट्स हैं उनका काम ये होता है कि इन्होंने स्किन की पिगमेंटेशन, एक्चुअली इनका काम डार्कनिंग नहीं है, इनका काम है
स्किन में पिगमेंट प्रोड्यूस करना। अब वो जितना ज्यादा पिगमेंट होता जाएगा उतना ही ज्यादा डार्कनिंग होती जाएगी। पिगमेंट का आपको अच्छे तरीके से पता है, ये खास किस्म के या प्रोटीन्स होती हैं या फैट्स होती हैं। पिगमेंट्स आमतौर पर उनकी जो केमिकल नेचर होती है ना, वो या प्रोटीन होती है या फैट्स होती है। अब ये जो पिगमेंट हैं ये मेलानोसाइट से रिलीज होते हैं, और ये मेलानोसाइट से रिलीज होके ये फिर जो है वो क्या करके हमारे जो बॉडी स्किन है उसको डार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो मेलानोसाइट्स हैं ये दो लिहाज से स्टिमुलेट किया जा सकता है। तो इनकी स्टिमुलेशन दो अंदाज से हो सकती है। एक इनकी स्टिमुलेशन होती है, अब आप लोग जरा गौर से सुनिएगा बात को। एक इनकी स्टिमुलेशन होती है, एक अदद हार्मोन है, और वो हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? हार्मोन ऑफ मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी। एक इनको स्टिमुलेट उस अंदाज से किया जा सकता है, मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो एक वो हार्मोन है। ठीक है, इसको किनको किनकी स्टिमुलेशन? मेलानोसाइट, यानी पिगमेंट को रिलीज करवाने के लिए मेलानोसाइट को अगर स्टिमुलेट करना है तो एक स्टिमुलेशन करवाई जा सकती है हार्मोन ऑफ मीडियन लोब। ठीक है, दूसरी जो स्टिमुलेशन करवाई जा सकती है वो है स्टेरॉइड। अगर बॉडी में स्टेरॉइड्स आ जाते हैं तो ये स्टिमुलेट होते हैं और मेलानोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस क्या शुरू कर देते हैं? मेलानिन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, पिगमेंट की प्रोडक्शन। अब देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा बात पे बेटा। मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए जो हार्मोन आता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, वो आता है मेलानोफोर या मेलानोसाइट, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है इसका काम क्या है? इसका काम सीधा जाकर एक्टिवेट करना है मेलानोसाइट्स को, और मेलानोसाइट अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेलानिन। तो ये अब आपको पता है ये कहां से रिलीज हो रहा है? मीडियन लोब से, मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी से। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर आप लोगों ने बुक में देखना है तो ये मीडियन लोब है, ये मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये लोब से रिलीज होता है और मेलानिन प्रोड्यूस करवाता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्वियसली तकरीबन सारे हार्मोन कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? जी जल्दी से, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स को कमांड कौन दे रहा है रिलीज होने की और ना होने की? हाइपोथैलेमस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई तो यहां से भी फैक्टर हाइपोथैलेमस से आता ही होगा ना। हाइपोथैलेमस से कोई ना कोई तो ऐसा फैक्टर आता होगा जो इसको एक्टिवेट करता होगा। ये होता है मेलानिन रिलीजिंग फैक्टर, MRF, मिलानोफोर रिलीज, हाँ मिलानोफोर रिलीजिंग फैक्टर, सॉरी, मिलानोफोर रिलीजिंग फैक्टर जो है वो यहां से रिलीज होता है। मेरा ख्याल है कि ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं इसको यहां पर जो है वो लिख देता हूँ, मिलानोफोर रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, सो ये जो है यहां से रिलीज होता है, और ये यहां से रिलीज होके आकर किसको एक्टिवेट करता है? मीडियन लोब को। मीडियन लोब मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है और मेलानिन प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा था? स्टिमुलेशन के कौन से दो तरीके हैं? मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि हार्मोन मीडियन लोब से रिलीज करवा दिया जाए, और मीडियन लोब से हार्मोन किसने रिलीज करवाना है? हाइपोथैलेमस ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाइपोथैलेमस जो है बेटा, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। हाइपोथैलेमस कौन सी ऐसी चीज को डिटेक्ट करता है जो वो मेलानिन रिलीज करवाता है? अब इसको छोड़ के मेरे एक और सवाल का जवाब करें। एंटीरियर लोब के जितने हार्मोन्स थे उनको हाइपोथैलेमस किस बुनियाद पर, किस चीज को जज करके रिलीज करवाता है या स्टॉप करवाता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसको जज किया जाता है कि फलां चीज यहां कम हो गई है और यहां ज्यादा हो गई है? कौन सी चीज है? जी जी, जल्दी से। बेटा ब्लड,
हम लोगों ने होम्योस्टैसिस में भी पढ़ा था और यहाँ पर दोबारा पढ़ रहे हैं कि हाइपोथैलेमस ने जब भी किसी चीज का क्राइटेरिया तय करना होता है कि वो हार्मोन कोई भी चीज ब्लड में कम है या ज्यादा, बॉडी में कम है या ज्यादा है, तो उसका क्राइटेरिया कौन तय करता है? उसका क्राइटेरिया हाइपोथैलेमस तय करता है। किसको डिटेक्ट करके? ब्लड को डिटेक्ट करके, कि ब्लड में फलां चीज की अमाउंट कितनी होनी चाहिए और फलां चीज की अमाउंट कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास अल्टीमेट स्टैंडर्ड कौन है? ब्लड। ये बात समझ आ गई? अब अगली बात पे आइए। मेलानिन तो ब्लड में आ ही नहीं रहा। मेलानिन तो स्किन में प्रोड्यूस होता है और स्किन में रहता है, उस पिगमेंट को तो ब्लड में आने की इजाजत ही नहीं है। तो अब कौन सी ऐसी चीज होगी जो हाइपोथैलेमस से मेलानिन को रिलीज करवाने की कमांड देगी? कौन सा ऐसा फैक्टर होगा? इसके ऑल्टरनेट में मैं आप लोगों को एक और बड़ा सिंपल कॉमन लाइफ का सवाल देता हूं। बेटा, धूप में फिरने से क्या होता है स्किन का? स्किन क्या हो जाती है? डार्क। स्किन डार्क हो जाती है। अब क्या वो डार्क कलर टेम्परेचर की वजह से होता है? वो डार्क कलर टेम्परेचर की वजह से नहीं होता। वो डार्क कलर होता है लाइट की वजह से। और वो लाइट कौन डिटेक्ट करता है? हाइपोथैलेमस। अक्सर लोगों का कलर जो है ना, वो सर्दियों में, जो लोग सर्दियों में बड़ा खुल्लम खुल्ला बाहर बैठते हैं ना, उनका कलर सर्दियों में डार्क हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो, जैसे अक्सर स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं, घर आए और कंबल में घुस गए और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह निकले कंबल से, तो उनका कलर होता है यार सर्दियों में ना कलर फेयर हो जाता है। सर्दियां जल्दी जल्दी वापस आए, फेयर हो जाता है, कलर फेयर हो जाता है। और उसकी एक और वजह भी है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। टाइम कम है मेरे पास, पहले मैं असल बात बता दूं आपको कि गर्मियों में या सर्दियों में जब आप ज्यादा टाइम के लिए धूप में रहते हैं तो वो एक्चुअली स्किन टेम्परेचर की वजह से इतनी ज्यादा डार्क नहीं होती जितनी लाइट की वजह से होती है। और वो लाइट एक्चुअली किस पे जाकर एक्ट करती है? लाइट एक्चुअली एक्ट्स ऑन हाइपोथैलेमस। और उस लाइट के पड़ने के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है? एमआरएफ, जो सीधा किसके पास जाता है? मीडियन लोब के पास। और मीडियन लोब से क्या रिलीज करवाता है? मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करवाने का फैक्टर कौन है? लाइट। अभी मैंने एक और बात भी कही है, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स वाली बात मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे जाकर। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से बता दूं। फिलहाल इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं स्टेरॉइड्स वाला फैक्टर इतनी बड़ी उसकी डिटेल डिस्कस नहीं कर सकता, वो भी थोड़ी सी ज्यादा डिटेल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी आईज, और आप यकीन करें कि ये डार्कनिंग किसकी होती है? ब्लाइंड पर्सन की भी जो होती है, वो बाय बर्थ ब्लाइंड भी हो, बाय बर्थ ब्लाइंड पर्सन लाइट को डिटेक्ट करता है, लेकिन उसका जो पोर्शन डैमेज हुआ होता है वो इमेजिंग पोर्शन डैमेज हुआ होता है। वो इमेजेस नहीं बना सकता। उसके अंदर लाइट डिटेक्टर्स हैं लेकिन वो देख नहीं सकता। उसके अंदर रॉड्स और कोन्स वर्किंग नहीं कर रहे, लेकिन रॉड्स और कोन्स वो हैं जो कलर और लाइट का फर्क करते हैं ना, जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़े हुए हैं आइज वाले आर्टिकल में। उसके अंदर रॉड्स और कोन्स नहीं है, वो वर्किंग नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा हमारी आंखों में बहुत से ऐसे फोटो रिसेप्टर्स हैं जो ब्लाइंड पर्सन में भी वर्किंग कर रहे होते हैं। आपको पता है रिसेंट रिसर्च क्या आई है? मैं शेयर करता हूं आज आप लोगों के साथ। रिसेंट रिसर्च ये आई है कि हमारे आईज में फेस डिटेक्शन के रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लाइंड पर्सन में भी होते हैं, और वो फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। देख नहीं सकते, लेकिन वो रिसेप्टर फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन है।
तो मेरा कहने से मुराद क्या है कि ये जो काम होता है ब्लैकनिंग का, डार्कनिंग का, ये ब्लाइंड पर्सन के साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि उनकी आईज में और हाइपोथैलेमस में वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर रहे हैं, और लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा यहां से स्टिमुलस आएगा, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, मेलानोफोर रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से, वो रिलीज करवाएगा मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो रिलीज करवाएगा मेलानिन। फिर हो गया, समझ आइए ये।